कभी सोचा है कि भारत के कानून आखिर बनाता कौन है? मतलब हमारे लोकतंत्र को चलाता कौन है? चलिए आज ना भारत की संसद को एकदम सरल शब्दों में समझते हैं। ये वो जगह है जो इन सभी सवालों के जवाब के बिल्कुल सेंटर में है। हाँ, वही सवाल कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो पूरे देश के लिए नियम तय करती है। इसका जवाब पता है, एक बहुत ही खास जगह छुपा है और आज हम लोग वहीं चलने वाले हैं। देखिए, ये कोई एक अकेला नहीं करता। ये जिम्मेदारी असल में 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है राष्ट्रपति और उनके साथ हैं 2 बहुत ही पावरफुल हाउस। और हाँ, ये तीनों मिलकर ही भारत की संसद को पूरा करते हैं, जो हमारे देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है। तो चलिए अब इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, संसद सिर्फ दिल्ली की एक बड़ी सी बिल्डिंग नहीं है। नहीं, ये तो वो इंजन है जहां देश के भविष्य के लिए बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं और कानून बनते हैं। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 79 है ना, वो इसे बिल्कुल साफ साफ बताता है। वो कहता है कि संसद का मतलब सिर्फ 2 हाउस नहीं, बल्कि 3 चीजें हैं। राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, और लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कानून बनाने के लिए ये तीनों ही चाहिए। एक के बिना भी ये पूरी प्रोसेस अधूरी है। अब एक बात है, इन सारे जरूरी आर्टिकल्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि नहीं? मतलब आर्टिकल 79, 80, 81 कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन मेरे पास एक बड़ी मजेदार ट्रिक है जिसे भूलना लगभग नामुमकिन है। इसको हम कहते हैं पैरेट ट्रिक। जरा सोचिए, एक तोता है यानी पैरेट जिसे लौकी खानी है यानी लोकी, पर रास्ते में एक राजा बैठा है यानी राजा। बस हो गया याद। आर्टिकल 79 पैरेट से बना हमारा पार्लियामेंट, आर्टिकल 80 राजा से बनी राज्यसभा और आर्टिकल 81 लौकी से बनी लोकसभा। है ना एकदम आसान। चलिए, अब जब हमें ये याद हो गया है तो मिलते हैं इन दोनों हाउसेस से। जरा देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितने अलग हैं और इनकी अपनी अपनी क्या खासियतें हैं। इन दोनों हाउसेस में ना जमीन आसमान का फर्क है सच में। एक तरफ है लोकसभा जो एकदम युवा और डायनामिक है। यहाँ मेंबर बनने की मिनिमम एज है 25 साल और हर 5 साल में सीधे जनता को जवाब देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ है राज्यसभा जो ज़्यादा अनुभवी और स्थायी है। यहाँ मिनिमम एज 30 साल है और टर्म 6 साल का होता है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क जानते हैं क्या है? लोकसभा सीधे जनता की आवाज़ है, डायरेक्ट इलेक्शन, जबकि राज्यसभा हमारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, जहां मेंबर्स इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। 550 ये है लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ये वो हाउस है जो सीधे सीधे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। वो जगह जहां देश के कोने कोने से आई आवाजें एक साथ गूंजती हैं। और ये नंबर है 250, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब ये हाउस सिर्फ सेंटर की नहीं, बल्कि भारत के हर राज्य और यूनियन टेरिटरी के इंटरेस्ट की बात करता है। इसका काम ही यही है, ये सुनिश्चित करना कि हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है उसे संसद में पूरी जगह मिले। राज्यसभा का जो कॉम्पोजिशन है ना, वो काफ़ी यूनिक है। इसके 250 मेंबर्स में से 238 तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। लेकिन जो बाकी 12 सदस्य हैं वो चुनाव से नहीं आते, उन्हें सीधे राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। और ये 12 लोग कौन होते हैं? ये अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विस से। अच्छा, एक और बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों में। लोकसभा तो हर 5 साल में या उससे पहले भी डिसॉल्व हो सकती है, भंग हो सकती है। लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इसे कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता। होता क्या है कि इसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं और नए आ जाते हैं। इससे होता यह है कि गवर्नेंस और कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो कभी रुकती नहीं, हमेशा चलती रहती। तो सवाल ये उठता है कि ये सदन आखिर करते क्या हैं? इनका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम है एक बिल यानी विधेयक को एक एक्ट यानी कानून में बदलना। तो चलिए एक बिल की इस इंटरेस्टिंग जर्नी को समझते हैं। देखिए, एक ऑर्डिनरी बिल का सफ़र किसी भी हाउस से शुरू हो सकता है। मान लीजिए पहले इसे एक हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया, जहां इस पर ज़बरदस्त बहस होती है। अगर वहां से ये पास हो गया तो फिर ये दूसरे हाउस की परीक्षा के लिए जाता है। वहां भी सेम प्रोसेस होता है। जब दोनों हाउस इसे हरी झंडी दे देते हैं, तब जाकर ये पहुंचता है प्रेसिडेंट की टेबल पर। और जैसे ही उनके सिग्नेचर मिलते हैं, बूम, वो बिल देश का कानून बन जाता है। अब आता है एक बहुत ही अहम सवाल, क्या दोनों हाउसेस की पावर हमेशा बराबर होती है? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। आइए इस पावर बैलेंस को थोड़ा समझते हैं। ज्यादातर मामलों में तो ये बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन हमेशा नहीं।
हमारे संविधान बनाने वालों ने ये जो शक्तियों का संतुलन बनाया है ना, वो बहुत सोच समझकर बनाया है। मकसद ये था कि कोई भी एक हाउस बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, और यही तो हमारे लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। जब देश के सबसे बड़े फैसलों की बात आती है तो दोनों हाउसेस बिल्कुल बराबर के पार्टनर हैं। चाहे कोई नॉर्मल कानून बनाना हो, या संविधान में कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट करना हो, या फिर प्रेसिडेंट को चुनना हो या उन्हें हटाना हो, इन सभी क्रिटिकल मामलों में लोकसभा और राज्यसभा की पावर एकदम बराबर है। तो फिर सवाल यह है कि पावर का पलड़ा कब और कहां एक तरफ झुकता है। कुछ ऐसे खास एरियाज हैं जहां एक हाउस को दूसरे पर एक क्लियर कट एज, एक बढ़त हासिल है। देखिए, जब भी बात पैसे या फिर सरकार के टिके रहने की आती है तो सारा पावर लोकसभा की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि मनी बिल, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं। राज्यसभा इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। और तो और सरकार भी सिर्फ लोकसभा के प्रति ही जिम्मेदार होती है। अगर लोकसभा में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो सरकार को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। गेम ओवर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी पावर लोकसभा के पास है। राज्यसभा के पास भी अपने कुछ स्पेशल पावर्स हैं जो उसे स्टेट्स का असली गार्डियन बनाती हैं। जैसे आर्टिकल 249 के तहत ये पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर कानून बनाने की इजाज़त दे सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और आर्टिकल 312 के तहत ये नई ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS या IPS बनाने को मंजूरी दे सकती है। ये वो पावर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास हैं। ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आती हैं कि आखिर इस कॉम्प्लेक्स टू हाउस सिस्टम का मकसद क्या है। मतलब, हमें दो हाउसेस की जरूरत ही क्यों है? एक से काम नहीं चल सकता था क्या? इसका सीधा सा जवाब है चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी नियंत्रण और संतुलन। राज्यसभा को एक सेफ्टी वाल्व की तरह समझ सकते हैं। इसका पहला काम है स्टेट्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, ये लोकसभा से जल्दबाजी में पास हुए किसी कानून पर ब्रेक लगाती है। ये एक मौका देती है कि किसी भी कानून की दोबारा ठीक से जांच हो, उस पर फिर से विचार हो। और हाँ, इसके जरिए देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बन पाते हैं। और आखिर में ये एक बात संसद की अहमियत को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है कि विधायिका एक संस्था के तौर पर लोगों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है और शक्ति तथा जिम्मेदारी का एक केंद्रीय स्थान रखती है। तो सवाल वही है, क्या ये दो हाउस का सिस्टम पावर पर एक जरूरी कंट्रोल है, या फिर तरक्की की राह में एक बेवजह की देरी? एक परफेक्ट लेजिस्लेटिव बैलेंस कैसा होना चाहिए, इस पर बहस आज भी जारी है। सोचने के लिए एक काफी दिलचस्प सवाल है ये, है ना?